गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर हमारा सुपर प्राइम टाइम वॉर स्पेशल। क्या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ने अपने घुटने टेक दिए हैं? क्या 200 गुना ताकतवर अमेरिका अब ईरान जैसे देश के सामने बेबस नजर आ रहा है? सीज फायर की इस बेताबी को जानकार सरेंडर कह रहे हैं। आज हम इस युद्ध की उन परतों को खोलेंगे, खगालेंगे जो वॉशिंगटन की कमजोरी और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी को बयां कर रहे हैं। रिपोर्ट आपके लिए। ईरान से 200 गुना ताकतवर अमेरिका बेबस। सीज फायर के लिए वाशिंगटन की बड़ी बेताबी। सुपर पावर के साख पर लगा गहरा दाग। जब कोई महाशक्ति अपने से कई गुना छोटे देश के सामने युद्ध रोकने की गुहार लगाने लगे तो उसे कूटनीति नहीं, सरेंडर कहा जाता है। अमेरिका और इजराइल जो कल तक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, आज उनके रास्ते अलग हो चुके हैं। इस युद्ध में अमेरिका को देश और इजराइल की जीत टकराई गई। अमेरिका अब इस दलदल से निकलना चाहता है, जबकि इजराइल इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई मान रहा है। इसका नतीजा क्या हुआ? अमेरिका की इस जल्दबाजी ने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया कि सुपर पावर अब थक चुका है। ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं है, बल्कि उस डर का अंत है जो अमेरिका के नाम से हुआ करता था। जिस तरह से अमेरिका सीज फायर के लिए बेताब दिख रहा है, उसकी रणनीतिक हार पर मुहर लगा दी है। रीजन में सबसे ताकत बनकर उभरा ईरान। ईरान के लोगों का बढ़ा जबरदस्त मनोबल, अमेरिका को पीछे धकेलने का नया आत्मविश्वास। अब मिडिल ईस्ट में मचेगी ईरान की धूम। इस सरेंडर का सबसे बड़ा फायदा ईरान को मिला है। ईरान अब मिडिल ईस्ट के नक्शे पर एक विजेता के तौर पर उभरा है। वहां के लोगों को और नेतृत्व के बीच यकीन पुख्ता हो गया है। अगर हम अमेरिका को पीछे धकेल सकते हैं तो ये बाकी देश छोटे हमारे सामने क्या हैं? ईरान के हौसले अब 7वें आसमान पर हैं। उन्हें लगता है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर उनका कुछ खास नहीं बिगाड़ पाई, तो वे अब पूरे रीजन के बेताज बादशाह हैं। ये मनोबल केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये उन सभी ताकतों को ऑक्सीजन देगा जो अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे रही है। अमेरिका का घुटना टेकना ईरान के लिए ऐतिहासिक जीत साबित हुई। अमेरिका के पुराने दोस्तों में बढ़ा अविश्वास। एयरबेस देने वाले देशों में छिड़ी नई बहस। सऊदी, यूएई, कतर तलाशेंगे अब वैकल्पिक रास्ते। संकट में साथ छोड़ भागता है अमेरिका। अमेरिका की इस एग्जिट पॉलिसी ने उसके पुराने सुन्नी दोस्तों की नींद उड़ा दी। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश जिन्हें अपने जमीन पर अमेरिकी एयरबेस बनाने की इजाजत दी, अब डरे हुए हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अमेरिका उनके रक्षा के लिए कभी नहीं आएगा। वह युद्ध शुरू तो करेगा, लेकिन जब तक उसका अपना नुकसान होने लगेगा तो उसे बीच रास्ते में छोड़कर भाग जाएगा। अब विश्वास की ये खाई अब इतनी चौड़ी हो गई है कि ये देश अब रूस और चीन जैसे तलाशने शुरू कर चुके हैं। अगर आज ईरान हमला कर दे तो देश जानता है कि अमेरिका के पास बचाने का कोई प्लान नहीं। अब महाशक्तियों को दबाना नहीं होगा आसान। यूक्रेन में फंसा रूस, ईरान में फंसा अमेरिका। प्रॉक्सी वार ने बदला युद्ध का पूरा स्वरूप। अब छोटी ताकत भी दिखाएंगे आंखें। ये दौर अब बदल चुका है। अब वो जमाना लद गया जब एक महाशक्ति किसी देश को पल भर में मसल देती थी। आज रूस जैसे महाशक्ति सालों से यूक्रेन में फंसी है और अमेरिका ईरान के सामने बेबस नजर आ रहा है। ये प्रॉक्सी वार का दौर है जहां एक महाशक्ति अगर किसी छोटे देश से भिड़ती है तो दूसरे महाशक्ति उसे पीछे से सपोर्ट कर देती है। चीन ने इस पूरे खेल में ईरान का बैक सपोर्ट किया और धैर्य बनाए रखा। नतीजा ये कि अब दुनिया की कोई भी बड़ी पावर छोटी पावर को हल्के में नहीं आंक सकती। ये युद्ध नहीं बल्कि महाशक्तियों के उस गुरूर की हार है जो खुद को विश्व का पुलिस वाला समझते थे। ताइवान पर हमले के लिए चीन अब स्वतंत्र। अमेरिका की कमजोरी देख बीजिंग का बड़ा हौसला।
2 से 3 दिन का संघर्ष फिर भाग जाएगा अमेरिका। अमेरिका के अब चीन से भिड़ने की मजाल नहीं। ईरान से अमेरिका का पीछे हटना ताइवान के लिए खतरे की घंटी है। बीजिंग के लिए संदेश साफ है, अगर अमेरिका ईरान को नहीं हरा सका तो वो चीन से क्या भिड़ेगा। चीन अब इस संघर्ष पे पहुंच जाएगा कि ताइवान का कब्जा करना अब बस समय की बात है। उसे पता है कि अमेरिका 2-4 दिन उलझेगा, प्रतिबंधों की धमकी देगा और फिर अफगानिस्तान या ईरान की तरह भाग जाएगा। अमेरिका के मिलिट्री पावर का गुब्बार अब फूट चुका है। चीन को अब यकीन हो गया है कि ग्लोबल ऑर्डर अब वॉशिंगटन के हाथ से निकलकर बीजिंग की तरफ खिसक रहा है। ये अमेरिकी लीडरशिप की वो हार है जिसका असर प्रशांत महासागर तक महसूस किया जाएगा। अब एक नहीं होंगे कई शक्तियां। चीन, भारत, रूस का बढ़ेगा ग्लोबल स्टैक। जियोपॉलिटिक्स लीडरशिप का सबसे बड़ा टेस्ट। वॉशिंगटन एक छत्र राज अब हमेशा के लिए खत्म। अमेरिका की इस छवि ने मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवी दुनिया की शुरुआत कर दी है। अब दुनिया में केवल एक ही फैसला करने वाला नहीं होगा। चीन, भारत और रूस अब वर्ल्ड ऑर्डर के उतने ही बड़े हिस्सेदार होंगे जितना अमेरिका। यह केवल हथियारों का टेस्ट नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल लीडरशिप का लिटमस टेस्ट था जिसमें अमेरिका फेल हो गया। जो देश कल तक अमेरिका की तरफ उम्मीद से देखते थे आज वे अपनी ताकत खुद पहचानने लगे हैं। अमेरिका की सरेंडर इतिहास की वो तारीख बनेगा जहां से एक महाशक्ति का पतन और नए युग का उदय होगा। भारत जैसे उभरते देशों के लिए ये अपनी जगह बनाने का सुनहरा मौका है। नारायण द्विवेदी की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने हमारी यह रिपोर्ट देखी जो बताती है कि अमेरिका जो सीजफायर के इतनी पक्ष में था, आखिरकार ये एक सीजफायर नहीं, काइंड ऑफ सरेंडर है। आगे बढ़ते हैं। इतिहास गवाह है कि जब दो बराबर की शक्तियां टकराती हैं तो समझौता बराबरी का होता है। लेकिन जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अपने से 100 गुना छोटी ताकत से बिना जीते मेज पर बैठ जाए तो उसे समझौता नहीं, सरेंडर कहते हैं। आज ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर का ऐलान हुआ है, लेकिन इस खास शांति के पीछे छिपी है अमेरिका की वो हार जो दशकों तक उसे कटचोटती रहेगी। आखिर क्यों ट्रंप के अमेरिका ने ईरान के आगे घुटने टेके? क्या ये खाड़ी देश की जीत है या सुपर पावर का अंत? चलिए उन 6 कारणों को समझते हैं जिन्होंने दुनिया का भूगोल, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदल कर रख दिया। पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगा सीजफायर या सरेंडर क्यों कह रहे हैं, ये समझिएगा। जी हां, महाशक्ति का सरेंडर ईरान की एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखिए। बिना शर्त सीजफायर या आत्मसमर्पण है, ये बड़ा सवाल। खाड़ी के समंदर में जो अमेरिका का गुरूर है, जो उसका ईगो है, वो डूब गया क्योंकि कोशिश जिस तरह से वो कर रहे थे उसके मुताबिक चीजें हो नहीं पाई और आखिरकार अमेरिका जिस चीज को सीजफायर का नाम दे रहा है, स्टिकर लगा रहा है, लेबल लगा रहा है, वो एक तरह का सरेंडर ही है। आगे बढ़ते हैं। जी हां, अमेरिका ने वेनेजुएला की तर्ज पर ईरान में भी सत्ता परिवर्तन का ख्वाब देखा था। मकसद साफ था, ईरान के तेल पर कब्जा। लेकिन ईरान ने वेनेजुएला की गलतियों से सबक लेकर पहले ही किलेबंदी कर ली थी। अमेरिका को लगा कि बड़े नेताओं को मारने से ईरान बिखर जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC का ढांचा ऐसा है कि एक कमांडर के गिरते दूसरा खुद ब खुद कमान संभाल लेता है। नतीजा ये रहा कि अमेरिका महीनों की बमबारी के बाद भी खामने के तंत्र को, उनकी डायनेस्टी को हिला नहीं पाया। ये अमेरिका की पहली और सबसे बड़ी रणनीतिक हार थी क्योंकि वो सत्ता उखाड़ना चाहता था जो आज पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरी है, कहीं ज्यादा मजबूत होकर दिखाई दे रही है। और अमेरिका को खाली हाथ जंग के मैदान से लौटना पड़ा है। कैसे? ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। जी हां, समझिएगा। होर्मुज में ईरानी टोल टैक्स की बात हम कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कब्जा, अमेरिकी नौसेना की फजीहत बढ़ी। क्यों? कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गई, क्रूड महंगा हो गया, सीधा अब ईरान के अधीन, उसके अंडर में सब कुछ आ चुका है। तेल के आयात निर्यात पर तेहरान का कंट्रोल है और यही शर्त भी रखी गई। 10 पॉइंट एजेंडा में यही बात तो रखी गई कि होर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास रहेगा, ना कि अमेरिका, इजराइल या किसी और मुल्क के पास। अब समझिए किस तरह से युद्ध का दूसरा सबसे बड़ा मोर्चा था
स्टेट ऑफ हॉर्मोज। समझिए इस बात को, दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है, सप्लाई होता है। अमेरिका को गुमान था कि उसकी नौसेना इस रास्ते को खुला रखेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ईरान ने समुद्री रास्ते पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। आज हालात ये हैं कि वहां से गुजरने वाले जहाजों से ईरान टोल वसूल रहा है। अमेरिका के दोस्त देशों के एयरबेस पर हमले हुए, तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। सुपर पावर अमेरिका अपने दोस्तों के जहाजों को सुरक्षा तक नहीं दे पाया। जब दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइन की चाबी ईरान के पास चली गई, तो अमेरिका के पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। कैसे, वो भी आपको समझाते हैं ग्राफिक के जरिए। समझिए, यूरेनियम का जो प्रहार था, परमाणु प्रहार था, यूरेनियम के चक्कर में वो हो नहीं पाया। 450 किलो संबंधित यूरेनियम अब भी मौजूद है, ये बात कही जा रही है। परमाणु ठिकाने तबाह करने में अमेरिका नाकाम रहा है। कोशिश बहुत हुई, B2 बॉम्बर्स भेजे गए, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। युद्ध का मुख्य उद्देश्य, प्राइम एजेंडा यही था जो अधूरा रह गया। ईरान की परमाणु ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि अमेरिका बार बार कह रहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो आज भी जंग में फर्म और मजबूती से खड़ा है और लगातार इजराइल को और तमाम अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बना रहा है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, समझिए, अमेरिका ने इस युद्ध की शुरुआत ही इस तर्क के साथ, इस बात के साथ की थी कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर देगा। लक्ष्य था एनरिच्ड यूरेनियम जो जब्त करना, नष्ट करना, उसकी लोकेशन का पता लगाना मुख्य उद्देश्य था। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी ईरान के पास 450 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम सुरक्षित है। यानी जिस खतरे को खत्म करने के लिए अमेरिका ने अरबों डॉलर बहाए और अपने सैनिक मरवाए, वो खतरा आज भी जस का तस बना हुआ है। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को पहाड़ों के इतना नीचे छुपा दिया कि अमेरिकी बम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। यह अमेरिका की तकनीक और इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी नाकामी, विफलता है, जिसने उसे बातचीत की मेज पर पहुंचने के लिए, झुकने के लिए मजबूर कर दिया। जी हां, बड़ा सवाल, क्या आतंकवाद के साथ अमेरिका ने समझौता कर लिया है? समझिएगा, IRGC के सामने झुका अमेरिका और यूरोप। क्यों? क्योंकि ये जो टेबल पर बैठ के बातचीत हो रही है, सरेंडर जो हुआ है, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आतंकी संगठन बताने वालों ने हाथ मिला लिया, जिसको पहले आप आतंकी संगठन कहते थे, आपने उससे हाथ मिला लिया है और अभी भी सारा कंट्रोल IRGC के पास है। टेबल पर बैठकर बात करना अमेरिका की एक बहुत बड़ी हार को दिखाता है, क्योंकि अगर पिछले आप जंग को याद करिए, चाहे वो कोरिया की जंग हो, वियतनाम की जंग हो, अफगानिस्तान की जंग हो, लीबिया की जंग हो, सीरिया की जंग हो, इराक की जंग हो, अमेरिका कहीं झुका नहीं। लेकिन यहाँ पर अमेरिका को झुकना पड़ा और 20 साल तक अफगानिस्तान में लड़ने के बावजूद अमेरिका ने हार नहीं मानी और तालिबान से लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी सेना को वापस बुला लिया। आगे बढ़ते हैं, ये सबसे बड़ी कूटनीतिक फजीहत थी जिस ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC को अमेरिका और यूरोप ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था। आज उसी के साथ बैठकर अमेरिका सीजफायर की शर्तें तय कर रहा है। युद्ध के दौरान IRGC ने न केवल देश की रक्षा की, बल्कि पूरे ईरान के प्रशासन पर अपनी मजबूत पकड़ दिखाई। जो अमेरिका कल तक इन्हें खत्म करने की कस्में खाता था, आज वो उन्हीं के सामने दंडवत बैठा हुआ है, बैठकर शांति की भीख मांग रहा है। एक तरफ आप किसी को आतंकी कहें और दूसरी तरफ उसी के सामने सरेंडर जैसी बातों को तरजीह दें, दस्तखत करें, तो ये बताता है कि महाशक्ति का रसूख, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी आइडियोलॉजी अब सब धूल मिट्टी में मिल चुकी है, सिफर यानी जीरो हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, ड्रोन और मिसाइलों का शौक किस तरह से लगा है वो भी आपको समझना जरूरी है। ईरान की स्वदेशी तकनीक ने दुनिया को चौंका दिया। न सिर्फ अमेरिका, इजराइल को, बाकी पूरी दुनिया ने यह देखा। युद्ध के बीच मैन्युफैक्चरिंग जो की, चाहे वो रॉकेट्स हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो मिसाइल हो, उन सब के आगे अमेरिका और इजराइल फेल नजर आए। मिसाइल भंडार खत्म हो गया, उसके बावजूद चीजें नहीं हो पाई। आगे बढ़ते हैं, पूरी दुनिया हैरान है कि एक छोटा सा देश जिस पर दशकों से प्रतिबंध लगे हैं, उसने तकनीक में अमेरिका को टक्कर कैसे दी। ईरान के ड्रोन और मिसाइलों ने इस युद्ध में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध के दौरान जब बम बरस रहे थे, तब भी ईरान की फैक्ट्रियां बंद हुई। उसने लगातार नए ड्रोन और मिसाइलें बनाई और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को बौना साबित कर दिया, चाहे वो थाड हो, चाहे बाकी और डिफेंस सिस्टम। अमेरिका इस भंडार को खत्म करना चाहता था, लेकिन ईरान की मारक क्षमता कम होने के बजाय बढ़ती चली गई। बिना इन हथियारों को नष्ट किए सीज फायर करना यह साबित करता है कि अमेरिका को ईरान की ताकत का खौफ सताने लगा था। परेशानी बढ़ गई थी और शायद इसीलिए चीजें उनके हिसाब से नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, जल्दबाजी में अमेरिका था, ईरान बेखौफ रहा। कैसे? अमेरिका को सीज फायर की जल्दी थी, ईरान को नहीं थी। वो आराम से कह रहा था, भाई हम 6 महीने लड़ने को तैयार हैं। एक धमकी के बदले ईरान की 2 धमकियां आती थी। जब अमेरिका ये कहता था कि हम आज रात को खत्म कर देंगे, तो ईरान कहता था ये गलत फहमी मत पालिए, अगर आपने हमारे पर हमला किया तो आपसे डबल तगड़ा हमला हम करेंगे। जी हाँ,
सवाल आता है कि जल्दबाजी किसे थी? जवाब है अमेरिका को। ईरान तनिक भी झुकने को तैयार नहीं था, जरा सा भी। वॉशिंगटन से एक धमकी आती है तो तेहरान से 2 पलटवार होते थे। अमेरिका को अपने गिरते इकोनॉमी ग्राफ, मारे जाते सैनिकों और वैश्विक फजीयत की चिंता थी। वहीं ईरान ने डटकर मुकाबला किया। ट्रंप के शासन में अमेरिका ने वो दिन भी देखा जब उसे खुद से 200 गुना छोटी शक्ति के आगे सरेंडर करना पड़ा। ये सीजफायर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, बल्कि अमेरिका की उस हार पर मोहर है जिसने साबित कर दिया कि अब दुनिया एक ध्रुवी नहीं रही। एक छोटे से देश ने महाशक्ति का गुरूर खाड़ी के पानी में डुबो कर रख दिया, खत्म कर दिया। जी हां, समझिए। आगे बढ़ते हैं। बात अब हम करने जा रहे हैं डिजिटल युग की।